नाम होना चाहिए जयप्रकाश लाल हिंदू, जयप्रकाश लाल सनातनी। बस मैं कौन हूँ? सनातनी हूँ। हमको बंटना नहीं है कि मैं साहू हूँ, कि मैं अग्रवाल हूँ, कि मैं ठाकुर हूँ, कि हाँ कि मैं पांडे हूँ। तो ऐसा नहीं बंटना चाहिए, मेरा विचार है। और मैं जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनके जीवन के बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, ये इसके बारे में भी बताता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायध्यानी बिलासपुर। और बिलासपुर न्यायध्यानी के आप सभी को बतलाना चाहेंगे, बहुत ही एक खास शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराएंगे जो काफ़ी चर्चित हैं। और ये जो है सबसे खास बात, इससे पहले जो आप वंदे मातरम के प्रदेश अध्यक्ष जी के इंटरव्यू देखे, ये उनमें उसमें के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष है, मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, जयप्रकाश लाल जी, जो समाज सेवी भी हैं। तो सर्वप्रथम स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश लाल, उपाध्यक्ष वंदे मातरम मित्र मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। पहला सवाल तो यही रहेगा सर आपसे, और ये हमारा खास कार्यक्रम है सर, इसमें पहले आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो पहला सवाल यही है सर, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ और रांची से ग्रेजुएशन किया संजीव कॉलेज से। हमारी प्रारंभिक शिक्षा वहीं गुमला में हुई है और रांची से मैं पढ़ा लिखा हूँ। और 1989 में मैं बिलासपुर आया। इसके पहले मैं जसपुर में चनेदार में भी हमारे भाई की खेतीबाड़ी है, वहाँ से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। तो टोटल शिक्षा कहाँ तक है सर आप? हमारे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा है। हाँ। तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हम लोग 6 भाई हैं और सब अलग अलग रहते हैं। और हमारे माता पिता अब नहीं रहे, और हम लोग गुमला में हमारे माता पिता थे। और एक भाई हमारे रायपुर रहते हैं, एक भाई हमारे विशाखापट्टनम रहते हैं, एक भाई हमारे हैदराबाद रहते हैं। इसी तरह से हमारे 6 भाई भी अलग अलग जगह में रहते हैं। मैं बिलासपुर में रहता हूँ। अब बच्चे सर? हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों इंजीनियर हैं। हमारी एक बिटिया है और वो डेंटल डॉक्टर है, जो बिहाई है, कलकत्ता में बिहाई है। हॉबी जानना चाहेंगे सर, रुचि आपका बचपन से किस में रुचि था? मेरा रुचि बचपन में कुछ करने का रुचि था, कुछ करूं, समाज को कुछ एक रंग दूं, समाज के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं, ऐसा मेरे अंदर में बलवती इच्छा थी। और मेरा बिजनेस के प्रति रुझान था, मैं बिजनेस करता रहा। बिजनेस के सिलसिले में ही बिलासपुर आया, यहाँ बिजनेस किया और फिर अभी तत्काल में मैं कोयले का ही काम करता हूँ। रहन सहन कैसा था सर पहले आप? रहन सहन हमारा मीडियम है, मध्यम रूप से। मैं अभी तो काफ़ी संपन्न हो गए, पहले नहीं, इसको मध्यम ही कह सकते हो। अच्छा। संपन्नता नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। अब हमारे समाज में हमको करने की इच्छा है कि मैं अपना बचत जीवन समाज को अर्पण करूं, समाज के लिए कुछ करूं। भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है कह सकते हैं। और मेरी बचत जो है समाज के लिए मैं करूं, देश के लिए करूं, और अपने खासकर मैं सनातन धर्म के लिए करना चाहता हूं, जो जिसमें मतलब हम बहुत लैकिंग देखते हैं, कमी देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकजुटता नहीं है, संगठित नहीं है हमारा समाज। इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं कि अपने समाज को, अपने सनातन धर्म को संगठित करूं। वाह भाई, चलो बहुत बहुत सुंदर बताया सर। तो यही जानना चाहेंगे सर, आप समाज सेवा आप कर रहे हैं, तो इसका प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि समाज सेवा करना है? शुरू से ही मेरा मन में मतलब हिंदुत्व के प्रति मेरी रुझान थी। और हमारे माता पिता बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं, घर में भी धर्म के बारे चर्चाएं होती रहती थी। तो मैं धार्मिक रुझान से तो शुरू से ही था। लेकिन बीच बीच में कतिपय यहाँ पर जो वातावरण, जो हिंदुत्व के ऊपर में, सनातन के ऊपर में जो बर्बरता जो देखता था, तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो जाता था, दुखित हो जाता था। और मैं अपने आप को बहुत मतलब कुंठित महसूस करता था कि हम लोग क्यों मतलब कुछ नहीं कर पाते हैं अपने आप को संगठित करने के लिए। मैं एक विशेष चर्चा करूंगा
जी सर। ये इलेक्शन जो हुआ था पीछे बार, पहले भी काफ़ी ये बातें थी हमारी मन में जेपी आंदोलन को लेकर के, मुझे याद है। उसके बाद भी बहुत सारी बातें जो हिंदुत्व के ऊपर में होती थी। इस बीच में सबसे बड़ा मतलब हमारे मन को व्यथित किया बंगाल का चुनाव। अच्छा। बंगाल का चुनाव फरवरी में 2021 में जब हुआ, ममता बनर्जी आई वहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप वहाँ में। तो कुछ ना कुछ कांड होते ही रहता है सर। जी, उसी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें बिल्कुल, इजाज़त बिल्कुल, दें। बिल्कुल सर। तो 21 फरवरी में 21 अगस्त लगभग, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 21 अगस्त नहीं 2 अगस्त को चुनाव परिणाम आए। आने के बाद ममता बनर्जी वहाँ आई और उसके बाद वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार बहुत हुआ। वहाँ से घर मतलब जीतने के बाद, ममता बनर्जी जीतने के बाद, भाई वो तो चीफ मिनिस्टर हो गई, उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर उनको संभालना चाहिए, लेकिन कहना चाहिए कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया और वहाँ पर मतलब हिंदुओं के ऊपर में बर्बरता, उनका घर को जला देना, उनको मतलब निर्वासित कर देना और वो बहू बेटियों की इज्जत के ऊपर में हमला करना, घरों को लूट लेना, दुकानों को लूट लेना, वहाँ से पलायन शुरू हो गए। और उसके ऊपर में काफ़ी मतलब जब हो हल्ला हुआ, उसके बावजूद वहाँ के तत्कालीन जो गवर्नर थे धनखड़ साहब, धनखड़ साहब का भी वहाँ पर मतलब दौरा हुआ जिस जगह में इस तरह की बातें हुई थी। तो वहाँ पर धनखड़ साहब का मतलब जब स्टेटमेंट मैं टीवी में देखा, वो अपना हाथ खड़ा कर दिए कि मतलब उस गवर्नर जैसे आदमी को अगर हाथ खड़ा कर देना, माने वहाँ पर कि शर्मनाक घटना के ऊपर में, तो मैं व्यथित हो गया। मैं 2-3 दिन तक सो नहीं पाया। मैं बहुत बेचैन रहा कि आखिर इसका क्या वो मतलब सॉल्यूशन है। तो हम अज्ञानगर में रहते थे, तो इसी बीच में जैन साहब से भी होती रहती थी बात, महेंद्र जैन साहब से। तो हमने चर्चा की महेंद्र जैन साहब से, जैन साहब भी हमने चर्चा की, एक मत हुए हम लोग। फिर इस बीच में हम लोग सोचे कि कुछ ना कुछ इसमें उपाय करना चाहिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए और हम लोग संगठित होने के लिए, अपने आप को थोड़ा ये बनाने के लिए और हमारे धर्म की रक्षा के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए, मजबूत बनने के लिए और जागरूक बनने के लिए। तो हम लोगों ने एक मोहन अग्रवाल जी, जो आज के दिन में हमारे बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे थे, वो अब नहीं रहे, बहुत दुख की बात है, बहुत सक्रिय सदस्य थे, उनकी कमी हम लोग अभी भी हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन हम लोगों ने 3 आदमी ने मिलकर के एक संगठन तैयार किया कि हम लोग सब मिलेंगे। फिर हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए, हमारे मत के लोगों को हमने इकट्ठा किया। उसमें करीब पहली जो मीटिंग एक रखी गई कि हम लोग आपस में बैठ करके हम लोग एक चर्चा करेंगे, तो 13 लोगों को हमने संगठित किया पहली मीटिंग के लिए। और जो सुशील श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव के यहाँ हम लोग मीटिंग रखे, वहाँ 13 लोग की मीटिंग हुई और हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग प्रति सप्ताह बैठेंगे और जो भी हमारे हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, उसको कैसे हम लोग संगठित करें। हम लोग भाषा, प्रांत और वर्गों में जो बटे हैं हमारे, हम लोग सभी विभिन्न वर्गों में बटे हैं, विभिन्न भाषाओं में बटे हैं, विभिन्न संगठनों में बटे हैं, वो सबको हम लोग को इकट्ठा करना है। आज हम लोग बोलते हैं कि आप क्या लिखते हो, साहू लिखते हो, आप क्या लिखते हो, राजपूत लिखते हो, आप क्या लिखते हो, धर्म के लेकर के जो जाति के नाम पर वो आपने बटे हुए हो, तो बटे हो, है ना, आप ठाकुर लिखते हो, हैं। तो वो मेरा कहना है कि आप क्यों नहीं अपने आप को सनातनी लिखते हो, क्यों नहीं अपने को हिंदू लिखते हो। मुसलमान भी लोग हैं, या मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ मुस्लिम लिखते हैं, धर्म मतलब सिर्फ मुस्लिम। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि भाई इसको तो बिल्कुल एक होना चाहिए। जाति मतलब हिंदू, जाति में फिर क्या का मतलब है, बहुत सुंदर सर। जाति मतलब सिर्फ हिंदू, जैसे कि जाति मतलब सिर्फ मुस्लिम, जाति मतलब सिर्फ क्रिश्चियन, वर्ण व्यवस्था खत्म, तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं हो, कोई संप्रदाय नहीं हो। हमारी ये मांग है भाई, मेरा नाम होना चाहिए जयप्रकाश लाल हिंदू, जयप्रकाश लाल सनातनी, बस। मैं कौन हूँ, सनातनी हूँ। हमको बटना नहीं है कि मैं साहू हूँ, कि मैं अग्रवाल हूँ, कि मैं ठाकुर हूँ, कि हाँ कि मैं पांडे हूँ, तो ऐसा नहीं बटना चाहिए, मेरा विचार है। और मैं सब लोग सनातन, जब तो आप एक रहोगे तब तो एक आपकी भावना आएगी कि हम सब एक हैं। अभी हम ही वर्गों में बटे हुए हैं, भाषाओं में बटे हुए हैं, प्रांतों में बटे हुए हैं, शंकराचार्यों में बटे हुए हैं, पंडितों में बटे हुए हैं। हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं, 4 संप्रदाय हैं, शैव हैं, कोई वैष्णव है, कोई क्या है। ये नहीं होना चाहिए, हमारा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है। एकदम बहुत सुंदर से। तो हम इसी के, हमारा वंदे मातरम मित्र मंडल का यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
अपना चंदा इकट्ठा करके 5 लाख रुपया लेकर के हम लोगों ने मंदिर बनवाया, हनुमान जी का मंदिर, जो 100 साल पुरानी एक मूर्ति पड़ी हुई थी, उसके मतलब वो गंदगी फैली हुई थी, उसको आकर के हम लोगों ने, दलितों ने हमको बताया, जो दलित नहीं बोलते, हम अपने भाई हैं, हम ऐसा वर्ड नहीं यूज करते, लेकिन बोलना पड़ रहा है, हाँ हिंदू बोलना पड़, लेकिन उनकी बस्तियों में जा करके हम लोगों ने, अभी भी शंकर नगर, हेमू नगर में शंकर नगर है, वहाँ पर मंदिर है, और जो गरीब तबके उनका हेल्प जी वो सफाई कर्मचारी हैं, और तब हम वो मंतव्य के आदमी हैं। अभी पीछे बार हमारी एक मीटिंग हुई थी अज्ञा नगर, प्रियदर्शनी नगर में, सभी हम लोग सफाई कर्मचारियों को हम लोगों ने अपनी मतलब दीदी बना करके उसके पाँव छू करके हम लोगों ने श्रीफल दे करके स्वागत किया भाई दूज में, सबकी आंखें भर आई, सब लोग बोले ऐसा सम्मान हमको कभी नहीं मिला। तो ऐसा हम लोग को घर वापसी होना चाहिए। हम लोग संगठित तभी होंगे, जब तक आप संगठित नहीं होंगे आप मजबूत नहीं होंगे। आपके अंदर में वो भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, तभी आप एकता रख सकते हो, तभी आपको आज के दिन में आप बलशाली होगे ना तो सभी इज्जत करेंगे। 5 उंगली एक होती है ना तो एक मुट्ठी बनती है, तो ताकत बनती है। अगर अकेली उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। मेरा कहना है कि आप मुट्ठी बनो, आप शक्तिशाली बनो। हमारे में सबसे बड़ी कमी यही है। आज जो हमारे सनातनी, जो हिंदू आज 2000 सालों से हम लोग गुलाम हैं, उसका कारण यही है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। अभी तो आज़ाद हो गए हैं सर। आज़ाद हुए तो क्या हुआ, अभी भी मैं उसको आज़ादी पूर्ण नहीं मानता हूँ। क्या लगता है, क्या जैसे आप अभी बताए, खैर आपका सोच बहुत ही अच्छा लगा सर, जो आप बताया कि हिंदू रहना चाहिए, उससे वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो जाएगा। जैसे आप बताया गुलाम, तो आज़ादी का मतलब क्या है आपके अनुसार? आज़ादी का मतलब है हम अपने धर्म को अपने अनुसार मना सकें, हम खुशियाँ अपने अनुसार मना सकें, हम जिंदगी अपने अनुसार जी सकें, हम एक दूसरे की मदद करके ज़िंदगी जी सकें। आज हमारे मतलब जो धर्म की मतलब जो हम लोग जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, उस पर रोक लगाई जाती है। ये ना हो। हम लोग पूजा के लिए हम लोग जो रैली निकालते हैं उस पर ये इस मार्ग से मत जाओ, इस मार्ग से मत जाओ, ऐसा नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति हम लोग का विश्वास होना चाहिए। ये हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमको अपने धर्म मनाने का। अच्छा, इससे एक याद आ रहा है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी कहें कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या लगता है, आप सपोर्ट में हैं उनके? हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा। अगर आप संगठित हो तो हिंदू राष्ट्र में ही हो, तो हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र है नहीं है का वो बात ही कहाँ है। तो हम तो बनाने की जरूरत नहीं, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। आप संगठित हो जाइए, हिंदू राष्ट्र है, आप संगठित तो होइए, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हम जहाँ रहते हैं, हिंदू जहाँ रहते हैं तो राष्ट्र ही है। सिर्फ कुछ दो चार लाइनें जो मतलब अपने संविधान में कुछ अनुच्छेद डाल दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष और ये और वो, जो अंकुश है वो नहीं आना चाहिए, वो हट जाए, उसको हटा दीजिए। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। जहाँ 80% हिंदू लोग रहते हैं उसको हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? सही बात। आज आप एक चीज बताइए कि जितने मुस्लिम लोग हैं, पाकिस्तान क्या मुस्लिम देश है कि सेकुलर है? मुस्लिम देश है। बांग्लादेश मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, ईरान मुस्लिम देश है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना ही चाहिए। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। सबसे खास बात यह है, ज्ञान का काफ़ी नॉलेज है आपको, ज्ञान का भंडार है। इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे मन में और भी सवाल है सर। आपने जैसे चालू किया आपका वंदे मातरम मित्र मंडल, तो यहाँ बिलासपुर में अभी तो काफ़ी अच्छे 5000 प्लस हैं आपके मेंबर, लेकिन उस समय क्या कौन सा चुनौती आया, मतलब कैसे संघर्ष कैसे किए? बहुत लोग झिझकते थे कि अपन संगठित होंगे तो लोग क्या बोलेंगे। बहुत लोग तिलक लगाने से मतलब वो घबराते थे कि अब तिलक नहीं लगाएंगे, कलेवा नहीं बांधेंगे, हाँ पूजा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सबको आमंत्रित किया कि सभी मंगलवार और शनिवार को, पहले हमारी जो बैठक होती थी वो मतलब संडे को होती थी और शुक्रवार को होती थी। तो फिर बाद में हम लोगों ने सबको बोला कि नहीं, शनिवार को बैठक नहीं करेंगे और मंगलवार को बैठक नहीं करेंगे। पहले हमारी बैठक उस दिन होती थी, मंगलवार शनिवार को। अब हम लोगों ने आह्वान किया कि सभी लोग हमारे जितने सनातनी हिंदू लोग मंदिरों में जा कर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और शाम को 7 बजे का समय निश्चित किया, शाम को सभी लोग को, सप्ताह में एक दिन, शनिवार और मंगलवार के दिन। तो पूरे सप्ताह में 2 दिन नहीं, सप्ताह में एक दिन, मंगलवार को और शनिवार को। कुछ मंदिरों में शनिवार को, कुछ मंदिरों में मंगलवार को। अच्छा, सुविधा अनुसार।
तो वो प्रथा आज भी चली आ रही है और सप्ताह में 2 दिन भी कर दिया कि जिनको अनुकूलता हो वो सप्ताह में मतलब 2 बार करें, शनिवार को और मंगलवार को, क्योंकि हम लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को मानते हैं, बहुत लोग शनिवार को भी मानते हैं। तो प्रत्येक मंदिरों में हम लोग जा करके या वहाँ के पंडितों से मिले और सबको हम लोग इन्फ्लुएंस किए कि आप लोग सभी को बुलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। हम लोग का मेहनत का रंग लाया और सभी मंदिरों में आज हमारे 32 मंदिरों में यहाँ पे पूरे बिलासपुर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है प्रत्येक मंगलवार को। और वहाँ पर ना सिर्फ पाठ होता है, हम लोगों ने सिर्फ पाठ करने का तो बात रखा ही रखा, लेकिन पाठ के बाद परिचर्चा, जो मतलब आज के समय के अनुकूल जो भी वातावरण है उसके ऊपर में परिचर्चा के लिए हम लोग आधा घंटा का समय निरूपित किए हैं। सभी लोग अपन आपस में चर्चा करें कि आज की क्या घटना है, आज क्या क्या विषय है, आज कैसे हम लोग रहें, संगठित रहें, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं सारे मंदिरों में, 32 मंदिरों में पूरे बिलासपुर में। अच्छा, बिलासपुर ही नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया मुंगेली में, पंडरिया में, आपके रायपुर में भी हमारी शाखा चालू हो गई है सर, बताएं। और रायपुर में भी प्रत्येक मतलब संडे को मीटिंग हो रही है हमारी। और ये तो रहा सर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कब पहुंच रहे हैं आप लोग? ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द पहुंचेंगे। हमारी मतलब ये चल रही है, लोग जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, हम लोग जरूर जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी। और बहुत बार हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए भी शिविर लगाया है और वहाँ पर भी हम लोग का कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ पहले हम लोग यहाँ पे रमतल्ला में भी गए और भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए, तो कर रहे हैं हम लोग। चलो, बात करें, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। 1-2 और सवाल रहेगा आपसे। ये जो आपकी संस्था है ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही काम करती है कि ग्रामीण तबके जो हैं, जो गरीब लोग हैं, समाज सेवक भी कार्य करती है? क्या सभी के लिए करती है, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए करती है, सभी के लिए करती है। एक आध उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे अभी यहाँ पर पीछे बार एक मतलब लड़की थी यहाँ पे अपना रतनपुर में, वो काफ़ी प्रताड़ित थी वो लड़की, और उसके मतलब वो मदर को भी काफ़ी प्रताड़ना किया गया था। तो उसके लिए हम लोग कलेक्टर के ये में परिसर में उसके सपोर्ट में हम लोग घेराव किए, रैली निकाले, उस लड़की को हम लोगों ने उचित न्याय दिलवाया, उसकी माँ को भी उचित न्याय दिलवाया और अच्छी ज़िंदगी आज जी रही है। हम लोगों ने करीब 13 या 14 लव जिहाद का मामला को हम लोगों ने सेटल्ड किया है और उसमें हम लोगों ने काफ़ी तो वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन 3 हम लोग सक्सेस हुआ, जिसमें हम लोगों ने लड़की को अलग से करके और उसके जाति में हम लोग शादी करवाए हिंदुत्व में। और हम लोग 7-10 में तो हम लोग सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि वो लोग अगर लड़की खुद चाहती है और लड़की खुद वयस्क है, अगर चाहती है, बोलती कि मेरा अब्दुल तो सही है, तो फिर अपन तो कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हम लोग उसको अच्छा से अच्छा करें, अपन वापस अपने धर्म में लाएं और रचनात्मक काम करें। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे। कुछ व्यक्तिगत जीवन से भी आपके चर्चा करेंगे सर। यहाँ तक आने में आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, यह योगदान किन का रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये योगदान हमारे, मैं बताऊंगा कि मेरे माता पिता का श्रेय दूंगा कि उन्होंने मेरे को हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी पाठ पढ़ाया और भगवान के ऊपर में विश्वास है, उसमें हमको उनका ज्ञान मिला और उनके कारण ही आज हम हिंदुत्व के ऊपर में विश्वास कायम किए हैं, जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी की हमारे जो आज की जो स्थिति में भगवान के ऊपर में जितना मेरे को विश्वास है और जितना हमारे धर्म के ऊपर विश्वास है, हम समझते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी मतलब अपनी लाइफ जीने के लिए भगवान के ऊपर अपना विश्वास करना और उनके ऊपर समर्पण करना सबसे बड़ा मार्ग है और सबसे अच्छा मार्ग है। इसी मार्ग में सद्गति प्राप्त होगी और इसी समाज सेवा करके हम लोग को अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बहुत सुंदर सर। अच्छा, जो युवा पीढ़ी के आपको देख रहे हैं आज, उनको सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सफलता का मूल मंत्र क्या है आपके अनुसार? हमारे सफलता का मूल मंत्र हम अपने युवा पीढ़ी को ये देंगे कि अपने उस समाज से जुड़ के रहें और भारतीयता को अपनाएं। वो भारत में रहते हैं तो भारतीयता को अपनाएं। वो मतलब 2 नाव में पैर ना रखें, वो मतलब वेस्टर्न और इंडियन के बीच में ना फंसें, ना तो वो इधर के रह जाते हैं ना तो उधर के रह जाते हैं। सर्वप्रथम उसमें भारतीयता आनी चाहिए
उनका जीवन शैली भारतीयता हो, रहन सहन भारतीयता हो, खान पान भारतीयता हो। आजकल खान पान के कारण भी देखो कितनी बीमारियां होती हैं। आजकल जो नए लड़के हैं वो मोमो खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, हम मोमोज जो आप बोल रहे हो हम बोल भी नहीं पाते हैं, पास्ता खाते हैं। तो ये मतलब पूरा जितने फास्ट फूड हैं या जितना शैली जो पाश्चात्य शैली के जो परंपरा है वो हमारे परंपरा को के विपरीत है, और हमारे परंपरा भारतीय परंपरा के विपरीत है। आज इसके कारण इतनी बीमारियां फैली हैं। आप देख लीजिए मोस्ट ऑफ द लड़के जितने हैं सबको परेशानी हो रही है, आंखों में चश्मा लग रहे हैं, उनको पेट अच्छे नहीं रहते, पेट खराब रहते हैं, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं। पहले हमारे इसमें इस तरह के नहीं थे। हमारे आज से 25 साल 50 साल पहले बच्चों में नहीं थे। खेल कूद होना चाहिए, वो खेल कूद नहीं करते हैं बच्चे लोग, सब घर के अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं। जो भी हो, मैं नहीं उसके विरुद्ध नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी उसको खेल कूद करना चाहिए और अपने भारतीयता को अपनाना चाहिए, अपने समाज को, अपनी भारतीयता शैली को। भारतीयता का कहने का अर्थ है हर चीज़ में भारतीयता हो, सिलेबस में भी भारतीयता हो। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो NCERT हो या CBSE का जो कोर्स है, जितने में भी आपको उसमें भी ये भारतीयता आनी चाहिए। हम बच्चे लोग को भी जो मतलब पढ़ाई लिखाई में जो आगे चल करके जो हम लोग पढ़ते हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब हमारी लैंग्वेज मान लो हिंदी है, हमको थोपी जाती है इंग्लिश, तो हम लोग पहले इंग्लिश पढ़ें कि हिंदी पढ़ें कि फिर पाठ्यक्रम को पढ़ें। तो 3 चीज़ आ गए हमारे पास। एक ही शैली अगर हिंदी में ही सारे मेरे पाठ्यक्रम रहें, भारतीयता में ही रहें, और उसके बाद आगे जा करके 10th प्लस के बाद हम लोग इंग्लिश पढ़ें। कोई ज़रूरी है कि डॉक्टरेट की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, तो भी तो मतलब उसके भारतीय भाषा में भी हो सकती है। अगर भारतीय भाषा में करें तो हम ज़्यादा उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, हमको उसको ज़्यादा ग्रह कर सकते हैं, हम लोग अभिव्यक्ति की बहुत अच्छा सर से कर सकते हैं। हम इंग्लिश में अभिव्यक्ति करेंगे उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन हिंदी भाषा में हम बोल रहे हैं तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी इन्फ्लुएंसी में है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीयता आनी चाहिए सर्वप्रथम। इसमें राष्ट्रहित भी रहेगा, राष्ट्रीयता भी रहेगी, नेशनलिटी भी रहेगी और अग्निवीर भी रहेगी। हम सब बच्चों को हम एक मतलब आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे सब बच्चे की मतलब सैनिक शिक्षा लागू होनी चाहिए। अग्निवीर जो मतलब योजना है सरकार की, जो अभी बहुत मतलब ज्वलंत योजना है और अच्छी योजना है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और हर बच्चों को अग्निवीर होना चाहिए। चलो, बहुत बहुत सुंदर बताया सर, आप काफ़ी ज्ञान के वर्धक है, काफ़ी अच्छा लगा सर बात करके। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। आज आपको पूरा बिलासपुर वासी देख रहे हैं सर, क्षेत्रवासी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं, देश दुनिया के देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सब मिलजुल करके रहें, संगठित रहें, देश में सुख शांति हो, संपन्नता रहे, हम लोग सब भगवान की भक्ति में रहें, सनातनी रहें, सब इच्छा सबको मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी सोच है। पुनः धन्यवाद सर, बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा विचार रखने के लिए आप मेरे को मंच दिए, इसके लिए आपको बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे बिलासपुर के सबसे चर्चित जो संस्था है वंदे मातरम मित्र मंडल, उनके प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी, उनके बारे में जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ये इंटरव्यू जो है आज के युवा पीढ़ी के लोग ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।